हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप बीर एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर में। आज हम वन शॉर्ट लेक्चर देखने वाले कौन से टॉपिक का, फ्रिक्शन टॉपिक का, जो हमने ऑलरेडी कवर किया है काफी डिटेल में विद वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यूमेरिकल्स। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको भी चेक कर लो, अगर देखा है तो भी चले आ जाओ इस पे, क्योंकि ये तो आपका रिविजन होने वाला है, राइट। रिविजन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारे टॉपिक जो मेन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जो आपको इस चैप्टर में पता होना काफी जरूरी है। अगर आपको टॉपिक्स पता रहेगा तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो, सारे न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको पता रहेगा कि गिवन डेटा क्या है, निकालना क्या है, किस तरह निकालना है, राइट। सिर्फ इतनी चीजें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्रिक्शन क्या क्या होता है। फ्रिक्शन यानी कि रुकावट, राइट। किसी भी चीज को आगे बढ़ने से जो रुकावट आता है किसी मोशन में, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। अभी फ्रिक्शन यानी कि अभी देखो, मैं एक बहुत बड़ी सी अलमारी ले लेती हूँ, उसको एक स्मूथ लादी पर, स्मूथ सरफेस यानी कि लादी जो होती है ना हमारे घर की, टाइल्स फ्लोर, उस पर सरकाओ और एक रेत में लेके जाके सरकाओ, तो सबसे ज्यादा मुझे कहाँ ये लगाना पड़ेगा फोर्स, ऑब्वियसली रेत वाले एरिया में लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो सैंड है वो इतना ज्यादा रुकावट डाल देते कि वो हमारा वही अलमारी मूव नहीं हो पाता। इसी तरह फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, सरफेसेस की वजह से लगता है, जिसकी वजह से बॉडी हमारी मोशन में नहीं जा पाती है, ठीक है। अब फ्रिक्शन के टाइप्स कितने हैं, अब आप बोलोगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, यस आई अंडरस्टैंड, वो भी है, बट जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट के इस पे। अभी इसको दो पार्ट में डिवाइड क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले ड्राई फ्रिक्शन एंड देन सेकेंड इज फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं, है ना। अगर मैं पानी और तेल लूँ तो दोनों को एक साथ गिराओ तो सबसे फटाफट कौन नीचे आ जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स के अंदर विस्कोसिटी है वो कम है, लाइक उतना है कि वो ऑयल का जो फ्लो है उसको ओवरकम कर देती है, फटाक से वो नीचे आ जाती है, राइट। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक, व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, ये फोर्स दिखता नहीं है दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये, अगर मैं ये पेन को मैंने हाथ पे इस तरह रखा और ऐसे जोर से ऐसे आगे मारा तो ये क्या जाके उधर गिर जाएगा, ये तो आपने देख लिया कि मेरे धक्का मारने की वजह से गिरा। लेकिन जब मैं इसको धीरे से धक्का मारी तो क्यों नहीं गिरा, तो कुछ तो हुआ होगा ना। तो मेरे हाथ के सरफेस ने ये पेन पर ग्रिप बना के रखा था। क्या बना के रखा था दोस्तों? पकड़, अपनी पकड़ बना के रखी थी, जिसकी वजह से जो मैंने फोर्स लगाया वो ओवरकम नहीं हो पाया, एंड वो पेन जो कि इधर का इधर ही रह गया ऐसे लगाने पे। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमें दिखता नहीं है दोस्तों, एंड ये फोर्स तब तक एक्ट करता है जब तक बॉडी का, क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटी ही रहता है। एक कंडीशन आ जाता है, एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, एंड वो कंडीशन के बाद हमारी बॉडी स्टैटिक पोजीशन वैसे की वैसे नहीं रहती, वो मोशन में चली जाती है। तो एक ग्राफ के तौर पे देख लेते हैं। सबसे पहले एक सरफेस कंसिडर करो, है ना, एंड ये एक ब्लॉक ले लो। ये ब्लॉक के ऊपर मैंने इस डायरेक्शन से एक फोर्स लगाया, ये ब्लॉक का सेल्फ वेट है। दोस्तों हम वेट कहाँ दिखाते हैं हमेशा, सेंट्रल वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। तो ये अगर फोर्स इस साइड लगेगा तो ये ब्लॉक को हम धक्का दे रहे हैं, ठीक है, ये ब्लॉक को हम धक्का दे रहे, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस साइड से लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है दोस्तों, रुकावट, जो भी रुकावट डाल रहा है ये सरफेस वो इस साइड से डालेगा। अभी मैं धक्का देते जा रही हूँ वैसे वैसे वो फ्रिक्शनल फोर्स भी अपना प्रेशर बढ़ाते जा रहा है। चलो इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बता देते हैं, ये हमारा अप्लाइड फोर्स P, ठीक है, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ये हमारा अप्लाइड फोर्स, ठीक है। नाउ अब शुरुआत करते हैं हम हमारे ग्राफ बनाने की। ग्राफ कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखो मैं जैसे जैसे फोर्स लगा रही हूँ वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया वैसे फ्रिक्शनल ने भी लगाया, वैसे थोड़ा 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 जैसे जैसे मैं लगाते जा रही हूँ वैसे फ्रिक्शनल भी लगाते जाता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये ब्लॉक को मूव होना ही पड़ेगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ब्लॉक को मूव होना ही पड़ेगा, एंड वो पॉइंट को मैं बोल दूंगी हमारा एफ मैक्स। एफ मैक्स माने हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, वो हो जाएगा। फिर जैसे मेरी ब्लॉक को मैंने ऐसे धक्का लगा के ऐसे मूव किया तो हमें ऐसे जर्क आता है, राइट, धक्का जैसा आता है। फिर वो थोड़ी देर के बाद फिर कम, इधर से कम फोर्स लगाने पर भी वो मूव करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा कम लगेगा, फिर वो एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा फ्रिक्शनल फोर्स कम लगने के बाद वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है मेरी बॉडी स्टैटिक कंडीशन में थी। कौन से कंडीशन में थी दोस्तों, स्टैटिक, स्टेबल थी मेरी बॉडी, हिल नहीं रही थी। और यहाँ से मेरी बॉडी क्या हो गई,
डायनामिक कंडीशन में चली गई, यानी कि मेरी बॉडी मूव होने लग गई। यहां तक एफ मैक्स था, यहाँ एफ काइनेटिक आ जाएगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो काइनेटिक मोशन पे लग रहा है, पार्टिकल पे लग रहा है, राइट। तो ये मेरा फोर्स हो गया यहाँ पे, ये आपका ओरिजिन, ये 45 डिग्री पर ऐसा रहेगा, ठीक है, इम्पोज्ड। एंड ये हो गया आपका ग्राफ। ये आ सकता है दोस्तों आपको थ्योरी में 5 मार्क्स के लिए कि आप फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन एक्सप्लेन करो एंड उसका ग्राफ बना के दिखाओ। तो ये है फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे इसकी ग्राफ बना ली। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कुछ लॉस फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है दोस्तों? कुछ लॉस। तो हमेशा याद रखना जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो टैंजेंशियल होता है सरफेस को। अगर मैं हमारे ग्रीन कलर से मैं फ्रिक्शनल फोर्स दिखा देती हूँ, टैंजेंशियल, अभी यहाँ पे ये ब्लॉक और ये सरफेस ऐसे कांटेक्ट में है, तो जहां कांटेक्ट रहता है वहां पे मेरा फ्रिक्शनल फोर्स टैंजेंशियल रहता है, ठीक है। तो ये कांटेक्ट पे हमारे दो रिएक्शन बनेंगे, एक फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा और एक नॉर्मल रहेगा, हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन भी रहेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन भी रहेगा दोस्तों, हमेशा याद रखना। एंड देन ये पहला लॉ क्या कहता है? टैंजेंशियल होगा। दूसरा लॉ क्या कहता है दोस्तों कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा फ्रिक्शनल रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। तो इसके लिए देखो यहाँ पे P अगर इस साइड बना है तो मैंने फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन इस साइड करके दिखाया है। आई होप आपको ये समझाओ दोस्तों, हम लोग ने ये ना सारे एकदम अच्छे से याद रखने, ठीक है। तीसरी बात जो है फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में वो ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स इस पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना कॉन्टैक्ट एरिया है। अगर मेरी एक उंगली को आगे बढ़ने के लिए जितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वही मेरा पूरा पाम अगर मैं यहाँ रख दूं तो उतना ही फोर्स लगेगा मेरे हाथ को आगे बढ़ने के लिए। फ्रिक्शनल फोर्स एरिया नहीं देखता कि कितना एरिया कांटेक्ट में है, वो सेम मैग्नीट्यूड के साथ उतना ही फोर्स लगाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कुछ लॉस। अभी जो दो लॉ और है वो हम ये टॉपिक में पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है दोस्तों? ये कुछ नहीं है बल्कि एक रेशियो है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेशियो है। किसका रेशियो है? फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल का। किसका रेशियो है दोस्तों? फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल का। तो अगर मुझे ये फ्रिक्शनल फोर्स का रेशियो लेना है, कब? जब वो स्टैटिक पोजीशन में है, तो मुझे कौन सा फ्रिक्शनल कंसिडर करना पड़ेगा? एफ मैक्स कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। जब वो स्टैटिक पोजीशन में रहता है दोस्तों तो हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लेते हैं। क्या लेते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, एंड उसको बोला जाता है हम एफ मैक्स। तो अगर मैं एफ मैक्स का रेशियो ले लूं एन के साथ तो वो मुझे दे देगा स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, static coefficient of friction, okay, so this is my static coefficient of friction। और अगर मैं डायनेमिक कंडीशन ले लूं, डायनेमिक, तो मुझे कौन सा फ्रिक्शन लेना है दोस्तों? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लेना है दोस्तों मुझे, ठीक है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स अगर मैं कंसिडर करूंगी यहाँ पे एंड उसका रेशियो ले लूंगी तो वो कैसे आ जाएगा? एफ, नॉर्मल एफ लिखेंगे, एफ के लिख दो या फिर आपको चाहिए तो एन, तो ये हो जाएगा म्यू के, एंड म्यू के इज नथिंग बट डायनेमिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल दो या फिर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोल दो, जो आपको सही लगे। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज नथिंग बट द रेशियो। जो चीज है ना हमारे फ्रिक्शन की उसका रेशियो हम लेते हैं, देन हमें ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल जाता है। अभी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, न्यूमेरिकल में आपको फ्रिक्शनल फोर्स के बजाय आपको कंसिडर करना है प्रोडक्ट किसका? ये न्यूमेरिकल में आपको म्यू एस की वैल्यू दी जाती है दोस्तों। न्यूमेरिकल में आपको म्यू एस की वैल्यू दी जाती है, नॉर्मल नहीं दिया रहता है। नॉर्मल आप मोस्टली कैलकुलेट करते हो, तो नॉर्मल रिएक्शन है दोस्तों, ये नॉर्मल का मतलब नॉर्मल रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये दोनों आपको फ्रिक्शनल फोर्स को हमेशा न्यूमेरिकल में म्यू एस कंसिडर करना है, म्यू एस एन। एंड यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स
म्यू के एन, एंड ये वैल्यूज क्वेश्चन में दी रहती है, या फिर कभी कभी आपको बाकी सारी वैल्यूज दी रहेंगी, कोएफिशिएंट निकालने बोला जाएगा, तो वैसे ही एक न्यूमेरिकल अपन लैडर में सॉल्व करते ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ओके, अब जानते हैं हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, बहुत ध्यान से। तो आई होप आपको ये डन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू अनदर टॉपिक। इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, परफेक्ट। नाउ लेट अस मूव टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब सबसे पहली बात तो हम लोग एक ब्लॉक बना लेते हैं। ये ब्लॉक का एक वेट होगा, और जहां वेट होगा वहीं हमारा नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, राइट। अभी अगर ये ब्लॉक को मैंने इस साइड से फोर्स लगाया तो इसका फ्रिक्शन कहां से एक्ट करेगा दोस्तों? फ्रिक्शनल फोर्स किधर से एक्ट करेगा? ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है हमारा, है ना। तो ये मैं एफ मैक्स ले लूंगी दोस्तों, क्योंकि पूरे इसमें हम एफ मैक्स ही कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, एंड ये दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, अगर मैं ये वाला पार्ट यहां शिफ्ट कर दूं मेरे फ्रिक्शन का, देन यहाँ पे मुझे एक रिएक्शन मिलेगा, राइट। एक कंबाइंड रिएक्शन मिलेगा। तो मैं आर कैसे निकाल सकती हूँ? ये कंबाइंड रिएक्शन अंडर रूट ऑफ एफ मैक्स का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। ठीक है, एंड मैं ये थीटा कैसे निकाल सकती हूँ? ये थीटा, तो थीटा किसके साथ बन रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है। तो tan इनवर्स में थीटा जिसके साथ बनता है, अभी ये f के साथ बन रहा है, तो वो नीचे लिख देंगे एंड ऊपर n लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट एक चीज आप ध्यान देना, यहाँ पर क्या चीज आपको ध्यान देनी है कि हम लोग जो है ये वाला कंसेप्ट यहाँ मोस्टली प्रेफर नहीं करेंगे कि जिसके साथ बन रहा है। यहाँ पे ना एक डायरेक्ट कंसेप्ट है, दैट इज फाई, एंड फाई में हम लोग को क्या करना रहता है? आई विल शो यू बच्चों। सी, ये करेक्ट है, आप ये भी यूज कर सकते हो, बट हम यूज करते हैं फाई। क्यों फाई? क्योंकि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ना दोस्तों, वो हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है। किसके साथ बनता है? नॉर्मल के साथ। ये थीटा हमने किसके साथ कंसिडर किया? फ्रिक्शन के साथ कंसिडर किया, बट एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके साथ बनता है? नॉर्मल के साथ बनता है। इसके लिए हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ, नीचे क्या है? नॉर्मल, एंड ऊपर आ जाएगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। बट मैंने आपको एक चीज बोली थी क्या, कि हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को कभी भी वैसे नहीं लिखते। हम फ्रिक्शनल फोर्स को लिखते हैं दोस्तों म्यू एस एन, राइट। तो यहाँ पे ये एन एन कट हो जाएगा, तो आपका फाई का आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। परफेक्ट। तो इस तरह आपको वैल्यू आ जाएगी आपके फाई की, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना क्वेश्चन में बोला रहेगा कि आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नाउ मूविंग टू एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है वो जानने से पहले एक छोटा सा चीज है, कोन ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैं ये आर को ऐसे पूरा ऐसे रोटेट करूं, ये मैं आर को, मान लो ये मेरा जो ब्लॉक है, ये मेरा ब्लॉक है, इधर आर है, यहाँ पे है ना आर, और यहाँ पे मेरा नॉर्मल है। तो अगर मैं ये आर को पूरा ऐसे रोटेट कर दूं, तो ऐसे कोन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। ये कोन जैसे स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है उसको बोला जाता है कोन ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है दोस्तों? कोन ऑफ फ्रिक्शन। बस एक चीज आप याद रखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं जाता मोस्टली, लेकिन आपको आना चाहिए कि कोन ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। ओके, सो ये कोन ऑफ फ्रिक्शन रिजल्टेंट की वजह से अगर उसको रोटेट करके बना दिया है हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या कहता है कि यही ब्लॉक को अगर मैं किसी इंक्लाइंड सरफेस पे रख दूं, क्या बोला मैंने दोस्तों? यही ब्लॉक को मैं अगर किसी इंक्लाइंड सरफेस पे रख दूं, तो वो किसी फोर्स से नीचे आएगा, है ना, किसी फोर्स से नीचे आएगा। तो ऐसा कौन सा एंगल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूं? क्या बोला मैंने दोस्तों? ऐसा कौन सा एंगल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूं कि ये ब्लॉक नीचे ही ना आए, एंगल पे भी रहे एंड ब्लॉक नीचे ही ना आए, तो वो एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या बोला जाता है दोस्तों? मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल such that my body should not come down without the application of force. फोर्स अप्लाई होगा तो नीचे आएगा तो चलेगा, लेकिन जैसे ही मैंने एंगल को बना दिया, एंगल होने पे ये बॉक्स नीचे आने की कोशिश
ना करे, ऐसा एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। तो ये दोस्तों हम लोग ने देख लिए सारे कंसेप्ट शॉर्ट में, एकदम क्रिस्प मैनर में। आपको जो चीजें याद रखनी है वो भी मैंने आपको बता दी है। एंगल ऑफ रिपोज भी आपको निकालने के लिए आ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा वाला? कि जो म्यू होता है दैट इज एफ मैक्स अपॉन एन। आप एफ की जगह क्या लिखोगे हमेशा? म्यू इंटू एन। एंड और जो चीजें आपको याद रखनी है दैट इज फाई, ऑब्वियसली एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टैन इनवर्स ऑफ म्यू, एंड ये हमेशा एन के साथ बनता है। ठीक है। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है रिजॉल्विंग फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस रिजॉल्व करना। कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। डायरेक्शन जो फोर्स का अप्लाइड है वो कंसिडर करना है आपको इसमें। ठीक है, तो इसके थोड़े से जो हमने रूल्स अपने बनाए थे वो एक बार ब्रश अप कर लेते हैं। सो न्यूमेरिकल करते करते हम हमारे स्टेप्स भी देख लेंगे जो हमने एक्चुअली स्टेप्स पहले के लेक्चर्स में बनाए हुए हैं, राइट। एंड देन उसके साथ हम प्रोसीड करते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के सामने ये रहा दोस्तों। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड है? ब्लॉक्स पे बेस्ड है, राइट। टू ब्लॉक्स वेइंग W1 एंड W2 आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। तो किससे कनेक्टेड है दोनों? एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, पासिंग ओवर अ स्मॉल स्मूथ पुली। ये छोटी सी पुलिस के ये दोनों बॉक्स कनेक्टेड है यहाँ पे। इफ म्यू इक्वल टू 0.3 फॉर बोथ द प्लेन्स, दोनों प्लेन्स के लिए, यानी कि ये वाले प्लेन के लिए भी और ये वाले प्लेन के लिए भी म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.3। फाइंड द मिनिमम रेशियो W1 बाय W2 रिक्वायर्ड। आपको क्या निकालना है दोस्तों? दोनों ब्लॉक का रेशियो, दोनों ब्लॉक के वेट का रेशियो जो लगेगा हमें इसको इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम बोला है तो हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे? कंसिडर द बॉडी बी। सबसे पहले हम बी वाली बॉडी कंसिडर करेंगे। क्यों कंसिडर करना है? कि यहाँ पे जो बी बॉडी है वो रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए। ये जैसे ही नीचे जाएगा ये भी उसको अपने साथ खींच लेगा, राइट। जैसे ही बी नीचे जाएगा W1 भी उसको अपने साथ खींच लेगा। तो यहाँ पे लिख दो, एक स्टेटमेंट लिख दो दोस्तों। अब वो स्टेटमेंट क्या रहेगा? हियर द मोशन विल commit due to block B in downward direction. राइट, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे हमने ऐसे प्लेन सरफेस बना दिया। ये ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये पुली है, ये इधर। तो ये नीचे की तरफ जाएगा हमारा ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, ये नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन में तो इसका वेट आएगा, है ना। ये ब्लॉक का सेंट्रल पोजीशन में वेट आएगा। तो इसको यहाँ पे खिचड़ी बनाने से अच्छा इसको एक सेपरेट फिगर ले लो। क्या ले लो दोस्तों? इसको सेपरेटली ले लो। टेकिंग डिफरेंट आइसोलेटिंग टू बॉक्स, टेकिंग डिफरेंट ब्लॉक से बोल दो या तो आइसोलेटिंग टू ब्लॉक्स, दोनों को एक दूसरे से पहले अलग कर देते सबसे पहले। ठीक है, कंसिडर FBD for block B। तो B ब्लॉक का FBD कंसिडर करते हैं दोस्तों सबसे पहले। ठीक है, तो FBD किस तरह आएगा? देखो ये जो मेरा ब्लॉक है वो किसी एंगल से है, वो एंगल कितना दिया हुआ है वो आपको क्या पता है? और क्वेश्चन में ये एंगल ना 45 दिया है दोस्तों। ठीक है, तो चलो ये 45 से प्लेस्ड है। आपको ऐसे सेपरेट क्वेश्चन भी आएगा जिससे आप एकदम क्लियर। अभी ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि सेपरेट फिगर आने पे किस तरह सॉल्व करना है, कंबाइन में फिगर आने पे किस तरह सॉल्व करना है। तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ये ब्लॉक का खुद का वेट आ जाएगा। अभी वेट तो थोड़ा इंक्लाइंड है, राइट। ये वेट जो है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है। हम लोग ब्लॉक को किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? अगर मैं ये ब्लॉक ले लूँ तो इसको हम किस नजरिए से देखते हैं? थोड़ा सा ऐसे ऐसे कंसिडर करते हैं, राइट। हम लोग हमेशा ऐसे कंसिडर करते हैं ब्लॉक को, लेकिन अब ये इंक्लाइंड है तो हमें थोड़ा इंक्लाइंड पे सारे फोर्सेस को कंसिडर करना पड़ रहा है। तो ये वेट हो जाएगा ब्लॉक का।
ये पी फोर से जो नीचे आ रहा है ब्लॉक वो कंसिडर कर लोगे आप यहाँ पे। एंड और कौन सी चीज आपको कंसिडर करनी है दोस्तों, इसकी फ्रिक्शनल फोर्स है। एग्जैक्टली तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे दिखाएंगे दोस्तों हम लोग, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, कलर येलो। अगर ये ब्लॉक यहाँ मूव कर रहा है तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ मूव करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, बराबर। ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ये मेरा नॉर्मल हो गया। अभी फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, इसको हम लिखते हैं म्यू एन, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स को क्या लिखा जाता है, म्यू एन लिखा जाता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, म्यू कितना है दोस्तों अपना 0.3, तो 0.3 एन, ठीक है, ये हमने कंसिडर कर लिया। अभी इसको रोटेट कर देते, लाइक रोटेट क्यों करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे कंपोनेंट का फिर वो निकालना पड़ जाएगा रिजोल्यूशन। यहाँ पे सिर्फ वेट का करेंगे, तो वेट का 2 कंपोनेंट बना देते हैं, ये हो जाएगा W। अभी ये हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री बना रहे है ना दोस्तों, तो यहाँ पे ये किसके साथ 45 डिग्री बनाएगा, इसको कंसिडर करो, देखो वेट। ओके, सो कंसिडरिंग दिस ब्लॉक, सबसे पहले ब्लॉक पे ध्यान दो, यहाँ पे इसके 2 कंपोनेंट अब ये हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री बना रहे हैं, तो ये वर्टिकल के साथ कितना 45 डिग्री बना, कितना एंगल बनाएगा, ये जो वर्टिकल W है ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, ये आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे ये 40 डिग्री 45 डिग्री है, तो यहाँ पे भी ये 45 डिग्री आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि हमने ये 45 डिग्री कैसे लेकर आए हैं। इसको थोड़ा सा ओके, सो ये रहा कंसेप्ट हमारा दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा W cos 45 एंड ये हो जाएगा आपका W sin 45, ठीक है। ये दोनों एंगल्स आ गए आपके, ये आपका नॉर्मल, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स एंड ये आपका P का वैल्यू। ये सारी वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं, आपने इसको क्या बना के रख दिया है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि हमारा फिगर बना के रख दिया, राइट। अब ये P को आप कुछ भी कंसिडर करो, क्योंकि सेम फोर्स है वो जो दोनों ब्लॉक को नीचे घसीट के लेके आ रहा है, यही सेम फोर्स लग रहा है, P नाम का यही सेम फोर्स लग रहा है जो ब्लॉक को क्या कर रहा है दोस्तों, नीचे लेकर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, चलो अभी हमारा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का के साथ लगाने बोला है ना। तो अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या कहता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोस्तों, यहाँ पे ये कहता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि जो भी समेशन ऑफ fx होगा वो 0 हो जाएगा एंड इस डायरेक्शन में हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो हॉरिजेंटल फोर्सेस कौन कौन से आपके, P है, ये इस डायरेक्शन में W sin 45 है माइनस प्लस W sin 45 इक्वल टू 0, राइट। और कोई हॉरिजेंटल फोर्स है, हाँ है, ये 0.3 n, इसको तो आप भूल ही गए, माइनस 0.3 n। ये नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कंसिडर कर रहे हैं ना, जिस डायरेक्शन हमारा ब्लॉक गिर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। सो दिस इज अपना इक्वेशन दैट इज फॉर समेशन ऑफ fx, ओके। एंड इज एनीथिंग एल्स रिमेनिंग दोस्तों, आई होप नहीं है, ठीक है। एंड लेट अस टेक दिस इक्वल टू 0, फिर समेशन ऑफ fy ले लो, ये ऊपर की तरफ जो भी है उनको पॉजिटिव, तो वर्टिकल फोर्सेस में ऊपर की तरफ कौन कौन है दोस्तों, आपका n है, फिर W cos 45, लेकिन वो नीचे की तरफ है, यानी कि माइनस W cos 45 इक्वल टू 0, ओके। तो ये आपका आपने वैल्यू निकाल के रख दी, तो आपका n1 कितना हो जाएगा दोस्तों, W cos 45। अब दोस्तों एक कंफ्यूजन होने का चांसेस है कि यहाँ पे ये W दो लेने से W1 और W2 ऐसे नंबर दे दो, क्योंकि आपका ये ब्लॉक B है एंड ये W2 है, राइट। कंफ्यूजन अवॉइड करेंगे, हम हमेशा नंबर्स के साथ काम करेंगे, वरना ब्लॉक कौन सा वो समझेगा ही नहीं आपको, राइट। तो यहाँ पे हमने n1 का वैल्यू निकाल दिया W2 cos 45। तो जैसे आपको आ गया n1 का वैल्यू, आप किधर पुट कर सकते हो दोस्तों, इधर पुट कर सकते हो। यहाँ पे पुट करने के बाद आपको किसका वैल्यू आ जाएगा, हम वो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, पुट 1 in 2, ठीक है। 1 in 2 पुट करो, देन आपको क्या मिल जाएगा, देखो 1 क्या 1 in 2 नहीं 2 in 1 करेंगे फिलहाल, तो 2 क्या है अपना n1 W2 cos 45
तो यहाँ पे P प्लस W2 साइन 45 माइनस 0.3 इंटू W2 कॉस 45 विच इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे P, ये W2 को जरा कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो क्या बचेगा अंदर, साइन 45 माइनस 0.3 इंटू कॉस 45 विच इज इक्वल टू 0, राइट। ये आ गई सारी आपकी वैल्यू। अब आपकी P की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी दोस्तों, उस साइड अगर हम P को भेज दे तो ये W2 के टर्म्स में आएगा। ऑब्वियसली कैलकुलेट कर लो कैलसी से फटाफट। तो इसको कैलकुलेट कर लो कैलसी में दोस्तों। साइन 45, ये 45 है दोस्तों, माइनस 0.3 इंटू कॉस 45। तो ये आ जाता है कुछ दोस्तों P प्लस W2 इंटू 0.4949, P को उस साइड भेज देते हैं माइनस W2 0.4949, ठीक है। तो ये आ गया अपना P इक्वल टू माइनस W2 0.4949। अब ये हो गया हमारा ब्लॉक बी का। अब निकालते हैं सेम कंडीशन ब्लॉक ए के साथ, ठीक है। ओके, सो ब्लॉक ए कैसे था दोस्तों, ये ब्लॉक ए ऐसे ऊपर की तरफ था, जहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। तो इस डायरेक्शन में फोर्स है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स को म्यू एन के फॉर्म में लिखते हैं। ये इसका नॉर्मल फोर्स, ये ब्लॉक का वेट। ये तो काफी सिंपल है ना। और यहाँ पे वो जो पी नाम का फोर्स था, तो यहाँ पे अभी सिंस वो धागे से बना हुआ है, वो क्वेश्चन में था वो स्ट्रिंग से बना हुआ है, तो आप टी फॉर टेंशन भी यूज कर सकते हो वो दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने चलो ये यूज कर लिया, तो इसी के साथ प्रोसीड करते हैं। एंड ये W1 हो जाएगा, है ना। अप्लाइंग COE कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन ब्लॉक ए। ब्लॉक ए पे अभी अप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी सबसे पहले हमने किस पे अप्लाई किया था दोस्तों, यहाँ पे ब्लॉक बी पे अप्लाई किया था। ब्लॉक ए पे अप्लाई करते हैं। तो ब्लॉक ए पे अप्लाई करने के बाद दो कंडीशन है हमारा, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0। तो जो भी इस डायरेक्शन में वो पॉजिटिव रहेगा। तो उस डायरेक्शन में कौन है दोस्तों, एक हमारा P है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में 0.3 n है, 0। तो P हो गया 0.3 n, ठीक है। अभी यहाँ पे ये N1 N2 लेना पड़ेगा। अभी वहां पे हमने N लिया है, तो इसको आप N1 ले लो, चलेगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि अलग अलग है, वो आपको पता चलना चाहिए। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, ऊपर की तरफ जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर की तरफ कौन कौन है दोस्तों, एक आपका N1 है एंड एक आपका W है। तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वली हो जाएगा ना, ये आपका 4 हो गया। अभी आप सब देख सकते हो जो आपका N1 और W1 है वो एक दूसरे को इक्वल है। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूं, पुट 4 in 3, ठीक है। 4 in 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, P इक्वल टू 0.3 W1, है ना। P इक्वल टू 0.3 W1। और एक चीज आपको ऑलरेडी पता है क्या, कि यहाँ पे जो आपका P का वैल्यू है पॉजिटिव आया और यहाँ पे P का वैल्यू नेगेटिव आया, मतलब कहीं एक ऐसी जगह आई है जहां पे हमारा ये P का वैल्यू हमने ऑपोजिट कंसिडर किया है। ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये यहाँ पे नेगेटिव है, तो कहीं एक ऐसी जगह आई है जहां पे हमने P का वैल्यू ऑपोजिट कंसिडर किया। तो ये P का वैल्यू तो राइट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन है इसको नीचे जाने के लिए। बट ये यहाँ पे जो P है वो यहाँ पे हम टेंशन को कंसिडर करेंगे दोस्तों। ये भले ही ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखना है, ब्लॉक को मूव नहीं करना है, तो ये वाला जो P है हम इस डायरेक्शन में नहीं कंसिडर करेंगे। इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये टेंशन को कंसिडर करेंगे हम हमारा P, ठीक है। सिंस बॉडी को मूव नहीं करना है इसलिए हम लोग ये डाउनवर्ड मोशन नहीं दिखाएंगे। हमने सिर्फ क्या कंसिडर किया है कि देयर मोशन विल कमिट, मोशन आ जाएगा ड्यू टू ब्लॉक बी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डायरेक्शन को चेंज कर देंगे ऑपोजिट, कि हम लोग टेंशन स्ट्रॉन्ग रखें हमारे स्ट्रिंग का, ठीक है। तो जिसकी वजह से इधर हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे नेक्स्ट टाइम, सिंस वेट कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। सिंस वेट कैन नॉट बी नेगेटिव,
P equal to W2 0.4949 and P is also equal to 0.3 W1. ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो गया. 0.3 W1 इक्वल टू W2 0.4949. अभी W2 यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा एंड ये 0.3 वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा. तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों W1 बाय W2 का, वो आपको कैलकुलेट करना है. दैट विल बी समवॉट एक्सट्रीमली सॉरी इक्वल टू 1.63. जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको आ जाएगा 1.63 आएगा या 1.654 सॉरी इट्स 1.65. ओके, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं. आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया. जहाँ पे आपको रेशियो निकालना है वेट का, दैट इज W1 बाय W2.